ओके। वेलकम आप सभी का। देखिए, ये हमारी नेक्स्ट जो क्लास है इसमें अपन आज डिस्कस करेंगे बायोटेक्निक्स के अंदर ही एक छोटा सा टॉपिक अपने पास है और ये है हिस्टोकेमिकल स्टैनिंग फॉर न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें तो जैसे कि चाहे प्लांट साइंस हो चाहे एनिमल साइंस हो, दोनों ही सेक्टर में टिश्यूज की स्टडी की जाती है और बॉडी के अंदर वेरियस टाइप के टिश्यूज होते हैं, स्पेशली जूलॉजिकल एंगल से बात करें तो। और फिर न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो तो कॉमन होते हैं। अपन न्यूक्लिक एसिड्स तो प्लांट से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं और एनिमल टिश्यूज से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हिस्टोकेमिकल लेवल के ऊपर तो थोड़ा सा टॉपिक है वो जूलॉजी की तरफ ज़्यादा होता है, और न्यूक्लिक एसिड्स के एंगल से बात करें तो ये सभी जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं सब में कॉमन हो जाता है। और ऑलमोस्ट टेक्निक्स हैं वो सभी फील्ड्स के अंदर एप्लीकेबल होती हैं, चाहे अपन किसी भी बायोलॉजिकल साइंस की बात करें। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड्स को अगर हम सिंपली बात करें तो इसमें हमारे पास दो मेन चीज़ें आती हैं। एक तो है हमारे पास डीएनए एंड सेकंड इज आरएनए। मेजरली हमारे जो क्वेश्चंस है या हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो डीएनए और आरएनए को लेकर के होनी चाहिए। तो स्टैनिंग का मैटर रहेगा, और साथ में पर्टिकुलर प्रकार की जो स्टैनिंग होती है वो कौन सी पर्टिकुलर सेल टाइप के लिए स्पेसिफिक होती है, और उसके की फीचर्स क्या होते हैं, या कोई क्वेश्चनेबल पॉइंट है तो वो हम किस प्रकार से यहाँ से पिन आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो मैटर आता है वो तो ये है कि वेरी फास्टली जो स्टैनिंग होती थी, या एक प्रकार से बात की जाए कि जो विजुअलाइजेशन होता है, विजुअलाइजेशन का मतलब है कि हम चीज़ों को देख पाएं। जैसे न्यूक्लिक एसिड है वो अपन आइज से देख पाएं या उसको विजुअलाइज कर पाएं। तो एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड्स को जैसे सेपरेट किया जाता है, तो सेपरेट करने का मैटर है वो तो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। कि इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं अपन पहले, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमें जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो बैंड्स के रूप में प्राप्त हो जाते हैं ना। कि जो मोबिलिटी होती है मॉलिक्यूल्स की, जो प्रॉपर्टीज हैं या कंपैरेटिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके रिगार्डिंग हमें न्यूक्लिक एसिड्स के बैंड जेल के अंदर मिल जाते हैं। और उसके बाद में, है ना, जैसे आपके पास जेल हो, जेल में बैंड्स हो, तो फिर हम उन बैंड्स को कैसे देखते हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट तरीका जो रहा था या स्टार्टिंग में जो तरीका अप्लाई किया गया था, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी इसलिए यूज होता है क्योंकि हमारे पास चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों के अंदर ही जो बैकबोन होती है, बैकबोन के अंदर ट्राइफॉस्फेट जब हम लगाते हैं तो वहाँ पे फॉस्फेट हमेशा ही प्रेजेंट होता है। और फॉस्फेट हम यहाँ पे रेडियो एक्टिवली लेबल्ड फॉस्फेट है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो P32 आइसोटोप है इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस्तेमाल करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि फॉस्फोरस है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड एंड दिस इज absent इन प्रोटीन, absent इन प्रोटीन। तो जैसे अगर अपन से बात की जाए कि अगर अपन को प्रोटीन्स को लेबल करना हो तो वहाँ पे सल्फर काम में आता है, और अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स को लेबल करने की बात आती है तो हम वहाँ पे फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। और रेडियो एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो P32 है, दिस इज यूज फॉर रेडियो एक्टिविटी पर्पजेस। ठीक है। चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों के अंदर ही फॉस्फोरस है बैकबोन में, तो हम रेडियो एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी जो टेक्निक होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, और दूसरी बात, रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो एमिशन होता है या जो रेडियो एक्टिव डीके होता है उस डीके की वजह से हैजार्डस होती है, यानी कि जो वर्कर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके लिए भी है, और जो टिश्यूज हैं उनके अंदर भी डैमेजेस, या जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म हो, तो उसमें ये म्यूटेशंस कोज कर सकते हैं, हैजार्डस होती है। तो उसका दूसरा जो तरीका है कि हम इन चीज़ों से बाहर आए तो हमें एक दूसरी टेक्निक मिलेगी, और ये है फ्लोरोसेंस।
जैसे रेडियो एक्टिविटी हैजार्डस है, वैसे फ्लूरोसेंस हैजार्डस नहीं है। और फ्लूरोसेंस का इस्तेमाल करके भी हम बैंड्स को विजुलाइज कर सकते हैं। और जो फ्लूरोसेंस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी डाइवर्सिटी होती है कि डिफरेंट प्रकार के जो फ्लूरोक्रोम्स हैं वो अपनी अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ के लाइट को सोखते हैं, और मोस्टली जो लाइट ये ऑब्जर्व करते हैं वो यूवी रेंज की होती हैं, और जो लाइट ये एमिट करते हैं वो मोस्टली केसेस के अंदर विजिबल स्पेक्ट्रम की होती है। तो फ्लूरोसेंस का इस्तेमाल करके भी हम बैंड्स को विजुलाइज कर सकते हैं। तो एक तो ये कि बैंड्स को अपन रेडियो एक्टिविटी से देखें, या दूसरा ये है कि हम बैंड्स को हम फ्लोरोक्रोम्स की सहायता से देख सकते हैं कि अपन उनको एक्साइट करें, देन फ्लोरोसेंस जो होता है उसको अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके बाद में और जो एडवांसमेंट हुए उसके अंदर वेरी सिंपली जो डाई यूज की जाती है, दिस इज द डाई इथीडियम ब्रोमाइड। ठीक है। आपके बहुत सारे एग्जाम के पेपर्स के अंदर इसी डाई का मेंशन आता है कि वेरी कॉमनली जो डाई यूज होती है, यानी कि मोस्ट कॉमनली जो डाई यूज होती है स्टैनिंग के लिए, और मोस्टली जो डीएनए की स्टैनिंग होती है उसके लिए हम इथीडियम ब्रोमाइड को यूज करते हैं। और क्वेश्चन के एंगल से बात की जाए तो अगर आप डीएनए को स्टैनिंग करोगे इथीडियम ब्रोमाइड से, तो स्टैनिंग के बाद में जो कलर आपको मिलेगा दैट विल बी ऑरेंज कलर, यानी कि जो स्टैंड मॉलिक्यूल है वो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। तो कॉमन डाई के रूप में अपन को इथीडियम ब्रोमाइड ध्यान में रखना है, और अगर आपने इथीडियम ब्रोमाइड का यूज किया है तो मॉलिक्यूल आपको ऑरेंज कलर का दिखेगा। इसके बाद में इस डाई को आप जोड़ सकते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ में, और ये है कि इथीडियम ब्रोमाइड मोस्ट कॉमनली यूज डाई जरूर है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। और नेगेटिव इफेक्ट ये है कि ये म्यूटाजेनिक होती है, यानी कि अगर आप इथीडियम ब्रोमाइड का यूज करोगे तो उससे म्यूटेशंस कोज हो सकते हैं, और जो भी केमिकल म्यूटेशन कोज करता है उसको अपन म्यूटाजेनिक बोलते हैं। राइट। तो इथीडियम ब्रोमाइड वैसे तो एक डाई है, लेकिन ये डैमेज के रूप में म्यूटेशंस कोज करती है। और कारण क्या है म्यूटेशन कोज करने का, वो है कि ये डीएनए के साथ में इंटरकलेशन करती है, यानी कि ये इंटरकलेटिंग डाई है। इंटरकलेटिंग का मतलब ये होता है कि जो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर जैसे बेस पेयर्स होते हैं, तो इन बेस पेयर्स के बीच में ये अपने आप को स्टैक कर देती है। वैसे भी क्या होता है कि जो बेस पेयर्स हैं वो वन बाय वन लगे रहते हैं, और बेस पेयर के बीच में अपने आप को ये स्टैक कर देती है। जैसे यहाँ पे आप रेड कलर से देख सकते हैं, तो रेड कलर जो भी दिख रहा है दैट इज स्टैकिंग। इथीडियम ब्रोमाइड वो फ्लैट एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर है, और फ्लैट होने की वजह से बेस पेयर के बीच में या एक के बाद एक जो बेस पेयर आते हैं उनके बीच में जो जगह होती है उस जगह के अंदर अपने आप को ये फ्लैट रिंग्स हैं, इसलिए अपने आप को इंसर्ट कर सकती हैं। और अगर कोई भी डाई अपने आप को नाइट्रोजन बेसेस या बेस पेयर्स के बीच में इंटरकलेट करा लेती है तो उसकी वजह से जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है, और जो म्यूटेशन कोज होता है वो एक्चुअल में फ्रेम शिफ्ट लेवल का म्यूटेशन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्योंकि वैसे तो अपन को पता है कि जो इथीडियम ब्रोमाइड है वो कॉमन डाई है, और दूसरा पॉइंट अपन को ये भी पता है कि ये इंटरकलेशन कोज करती है, और फिर अपन को ये भी पता होना चाहिए कि इसकी वजह से जो म्यूटेशन होगा वो एक्चुअल में फ्रेम शिफ्ट लेवल का म्यूटेशन होता है। राइट। ठीक है। इसके बाद में हम कुछ और जो हमारी डाइज हैं जो कि रेगुलरली यूज की जाती हैं, जिनके अपने अपने फीचर्स हैं, उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को एक साथ डाला गया है, और होपफुली कोशिश की गई है कि ऑलमोस्ट पेपर्स में अगर कोई चीज़ यहाँ से पूछी जा सकती है तो ऑलमोस्ट चीज़ें इस टेबल के अंदर आपके पास इंक्लूड रहेंगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। ये क्रिस्टल वॉयलेट नहीं है ना। क्रिस्टल वॉयलेट को अपन ग्राम्स स्टैनिंग में यूज करते हैं, वो अलग डाई होती है ना। जैसे अपन बात करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट, तो उसका इस्तेमाल तो ग्राम्स स्टैनिंग में होता है, तो वो डिफरेंट डाई है।
ब्राह्म्स स्टैनिंग ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि वो पेप्टिडोग्लाइकॉन के साथ बाइंड करती है, तो वो एक डिफरेंट चीज है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिशेल वॉलेट की, है ना। तो क्रिशेल वॉलेट जो डाई होती है वो स्पेसिफिकली जो एसिडिक पोर्शन होता है, एसिडिक पोर्शन ऑफ आरएनए के साथ में बाइंड करती है, यानी कि आरएनए स्पेसिफिक डाई है। और आरएनए स्पेसिफिक डाई होने की वजह से हम इसका यूज कहाँ करते हैं, उसका यूज अपन करते हैं राइबोसोम्स में, क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर भी आरएनए होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियाई हैं उन न्यूक्लियाई के अंदर भी राइबोसोमल जो सिंथेसिस होता है या राइबोसोमल आरएनए जीन्स हैं। तो राइबोसोमल जो चेन्स होती है, यानी कि जो पर्टिकुलर आपके न्यूक्लियोलाई हैं, वो तो आरएनए की फैक्ट्रीज ही होती हैं। और अगर हम ह्यूमन बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो हमारे न्यूरोनल टिश्यूज होते हैं, उन न्यूरोनल टिश्यूज का जो डायग्नोसिस होता है उसमें चाहे अपन राइबोसोम को देखना चाहें या न्यूक्लियाई को देखना चाहें या न्यूक्लियोलाई को देखना चाहें, तो आरएनए बेस्ड स्टैनिंग होती है। और हम इन ऑर्गेनेली को या इन पार्टिकल्स को हम क्रिस्टल वॉलेट का इस्तेमाल करके विजुलाइज कर सकते हैं, बिकॉज ये डाई आरएनए स्पेसिफिक डाई है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट डाई ले सकते हैं मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू है, ये भी न्यूक्लियाई को स्टैन करती है, यानी कि जो सेल का मोस्ट जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है और हमारे न्यूक्लिक एसिड्स को ये ब्लू कलर देती है। दूसरी खास बात ये है कि ये मेटाक्रोमेटिक होती है। काफी सारी डाइज हैं वो मेटाक्रोमेटिक होती हैं। मेटाक्रोमेटिक होने का मतलब ये है कि डिफरेंट कलर्स इनके होते हैं, डिफरेंट कलर्स अंडर डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ इल्यूमिनेशन। तो अगर आप इनको अलग अलग प्रकार की लाइट देते हो तो इनका कलर वेरी करता है, यानी कि एक ही डाई का बाइंडिंग कितना हुआ है और वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को सोख रही है, उसके अकॉर्डिंग जैसी उसने लाइट सोखी उसी के अकॉर्डिंग उसका जो कलर है वो आता है। तो डिफरेंट शेड्स कलर की आती है। तो सिंगल डाई जब अलग अलग कलर्स में अपने आप को रिफ्लेक्ट कराए तो मेटाक्रोमेटिक डाइज कहलाती हैं। तो स्पेशली जो म्यूसिन्स होते हैं या जो कार्टिलेज टिश्यूज होते हैं या जो मास सेल्स होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं, उनको विजुलाइज करने के लिए हम मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है कि आपको दोनों चीज़ें ध्यान में देनी है, एक तो डाई क्या है, स्पेसिफिक फीचर्स क्या है, और हिस्टोकेमिकली कौन से टिश्यूज के लिए हम इस डाई का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में हमारे पास दूसरी डाइज हैं, ये है अजर ए, अजर बी एंड अजर सी। ये एक्चुअल में मिथाइलिन ब्लू से ही बनती है। मिथाइलिन ब्लू का ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट होते हैं, इनके उसके ऑक्सीडेशन से बनती है। ठीक है, और ये बाइंड करते हैं नेगेटिव फॉस्फेट्स इन डीएनए और आरएनए। तो चाहे डीएनए हो या आरएनए, दोनों के साथ में अजर ए बी सी बाइंड करती है। स्पेशली इनका इस्तेमाल किया जाता है जब हम ब्लड स्मीयर की स्टैनिंग करते हैं, यानी कि स्लाइड के ऊपर जब ब्लड की एक पतली सी परत होती है उसको अपन ब्लड स्मीयर बोलते हैं। और ब्लड स्मीयर की स्टैनिंग के लिए हम अजर डाइस का यूज करते हैं, और ये डाई भी मेटाक्रोमेटिक होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो टिश्यूज हैं उनके अंदर इसकी जो शेडेड है वो वेरी करती हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से हम ले सकते हैं टॉलिडीन ब्लू को, टॉलिडीन ब्लू ओ। तो ये वाली जो डाई है ये एक्चुअल में हम मास्ट सेल्स के अंदर जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए, या जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन्स के अंदर भी कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम निज़ाइल सब्सटेंसेज बोलते हैं, निज़ाइल बॉडीज बोलते हैं। तो उनको स्टैन करने के लिए स्पेसिफिकली टॉलिडीन ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है। कंपैरेटिवली अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे तो ये आरएनए को ज़्यादा स्टैन करती है ना, हैवी स्टैनिंग टू आरएनए। तो अगर आपके पास कोई डाई हो और वो डीएनए से कम बाइंड करती हो, आरएनए से ज़्यादा बाइंड करती हो, तो हम एक ही टिश्यू के अंदर या एक ही सेल के अंदर डीएनए और आरएनए को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सिंगल सेल हो
और हम उस सिंगल सेल के अंदर डीएनए और आरएनए को सैड के अकॉर्डिंग, यानी कि जो डाई है वो गहरा रंग आरएनए के साथ में लेगी और डीएनए के साथ में वो हल्का रंग लेगी, है ना। आरएनए को ये डार्क स्टैन देती है और डीएनए को लाइट स्टैन देती है। तो सिंगल डाई के यूज से हम डीएनए और आरएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल लेवल के होने हैं और उसमें ऐसी बातें रहनी है कि ऐसी कौन सी डाई है जिससे आप डीएनए और आरएनए को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, या डीएनए और आरएनए में विभेदन करने के लिए कौन सी डाई इस्तेमाल होती है। तो दिस इज द टॉलुइडिन ब्लू डाई, जो कि आरएनए को गहरा रंगती है और डीएनए को कंपैरेटिवली लाइट कलर देती है। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं हमारी नेक्स्ट डाई, दिस इज थ्योनिन। और थ्योनिन है ये एक्चुअल में निजेल बॉडीज, और निजेल बॉडीज के साथ साथ में वहाँ पे जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं उन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को स्टैन करने का काम करती है, यानी कि जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्टैन करती है। खास बात ये है कि ये वाली डाई न्यूक्लिक एसिड्स को भी स्टैन करती है और प्रोटीन को भी स्टैन करती है। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों को स्टैन करने वाली डाई के रूप में आप थ्योनिन को ध्यान में रख सकते हैं कि थ्योनिन न्यूक्लिक एसिड्स को भी स्टैन करती है एंड प्रोटीन्स को भी स्टैन करती है। ऐसे हम ले सकते हैं नाइल ब्लू ए डाई को, और जो नाइल ब्लू ए है ये न्यूक्लियाई को स्टैन करती है। और इसका अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा दें ना, प्लस H2SO4, और हम इसको टेम्परेचर दे दें तो इससे बनेगा नाइल रेड। तो नाइल ब्लू को नाइल रेड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है अगर हम उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा दें तो। और नाइल रेड जो बनता है ये एक्चुअल में लाइसोक्रोम स्टैनिंग होती है। लाइसोक्रोम का मतलब ये है कि जो फैटी एसिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, फैटी एसिड स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको ये स्टैन करता है। तो एक ही समय पे न्यूक्लियाई भी स्टैन हो सकते हैं, लेकिन नाइल ब्लू यूज करेंगे तो न्यूक्लियाई स्टैन हो जाएगा, और नाइल रेड यूज करेंगे तो हम फैटी एसिड्स को स्टैन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं ब्रिलियंट क्रिशेल ब्लू की। क्रिशेल ब्लू अलग डाई है और ये ब्रिलियंट क्रिशेल ब्लू की बात कर रहे हैं अपन। ये एक्चुअल में रेटिकुलोसाइट्स जो होती हैं उनको स्टैन करने के काम आती है। और रेटिकुलोसाइट्स का मतलब ये है कि जो इमेच्योर आरबीसी होती हैं, जुवेनाइल आरबीसी का मतलब जो आरबीसी अभी मैच्योर हो रही है, इमेच्योर आरबीसी। तो इमेच्योर आरबीसीज को स्टैन करने के लिए पर्टिकुलर डाई का इस्तेमाल होता है, एंड दिस इज द ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू डाई। ये डीएनए और आरएनए दोनों को स्टैन करती है। तो अपन को पर्टिकुलर टिश्यू स्पेसिफिक या सेल स्पेसिफिक जो डाइज हैं या मॉलिक्यूल स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो ध्यान देने होते हैं। इसी प्रकार से दिस इज द कॉमेसिन ब्रिलियंट ब्लू R250 डाई। और कॉमेसिन ब्रिलियंट जो ब्लू है उसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रोटीन स्टैनिंग के लिए। ये न्यूक्लिक एसिड्स को स्टैन करने में काम में नहीं आती है, ये प्रोटीन को स्टैन करने में काम आती है। और जब हम पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि पैच के अंदर प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं तो प्रोटीन्स को स्टैन करने के लिए हम कॉस्मी ब्रिलियंट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर डाई प्रोटीन के साथ कैसे बाइंड होती है उसकी बात की जाए तो प्रोटीन के अंदर जो आर्जिनिन और हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स होते हैं उनके साथ ये वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस के साथ इंटरेक्ट करती है। पर्टिकुलर प्रोटीन स्टैनिंग डाई के रूप में कॉस्मी ब्रिलियंट ब्लू का अपन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में कुछ और सिंपल टर्म्स को अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वन इज फाइबर ऑप्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि फाइबर ऑप्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज़ होती है। जैसे कि हम कोई भी डाई इस्तेमाल करते हैं या अपने स्टैनिंग पर्पज से हम कोई भी डाई का यूज़ करें तो डाई की एब्जॉर्बिटी कितनी है, पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है उसको उसने कितना सोखा है, डाई की एब्जॉर्बिटी क्या है, उस एब्जॉर्बिटी को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि जो स्टैनिंग मॉलिक्यूल, स्टैनिंग जो कलरफुल मॉलिक्यूल है सारे के सारे डाई सारी कलरफुल होती हैं, तो डिटरमाइनिंग द स्टैन एब्जॉर्बिटी
कि मॉलिक्यूल ने स्टैन को कितना एब्जॉर्ब किया है, उसके एब्जॉर्बिटी को ऑब्जर्व करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, दिस इज फाइबर ऑप्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ऐसी चीजों के अंदर बॉटनी जूलॉजी का कोई डिफरेंस नहीं रहता है, ये किसी भी प्रकार के पेपर में आपको मिल सकते हैं। ऐसे ही काफी कॉमन नाम है एक्रिडिन ऑरेंज। एक्रिडिन ऑरेंज जो डाई होती है, इसका इस्तेमाल हम न्यूक्लिक एसिड्स को स्टैन करने में भी करते हैं। इसके अलावा इसका खास रोल होता है कि ये वैक्यूल्स को, लाइसोसोम्स को और एंडोसोम्स को भी स्टैन करने का काम करती है। ऐसे जो ऑटोफेगोसोम्स होते हैं उनको स्टैन करने का भी काम करती है। देखिए, चाहे वैक्यूल्स की बात करें, लाइसोसोम की बात करें, एंडोसोम्स की बात हो या ऑटोफेगोसोम्स की बात हो, ये सारी ही स्ट्रक्चर एसिडिक होती हैं। दिस ऑल आर एसिडिक स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इन सभी के मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं और इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एसिड हाइड्रोलाइज एंजाइम होते हैं सारे के सारे। तो एसिडिक एनवायरनमेंट वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्टैन करने के लिए, या पर्टिकुलर जो ऑर्गेनेली जिनमें कि एसिडिक एनवायरनमेंट है या लो पीएच है, उनको स्टैन करने के लिए हम न्यूक्लिक एसिड को तो करता ही करता है, उसके अलावा हम पर्टिकुलर एसिडिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्टैन करने के लिए एक्रिडिन ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम एपीफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में भी, और जो फ्लो साइटोमेट्री होता है, यानी कि जो सेल सॉर्टिंग टेक्निक होती है, फ्लो साइटोमेट्री का हम इस्तेमाल करते हैं मेनली सेल सॉर्टिंग में। सेल सॉर्टिंग का मतलब होता है कि आपके पास सेल्स का एक मिक्सचर हो और उस मिक्सचर में से टाइप्स ऑफ सेल्स को आप सेपरेट करें, तो वो सेल सॉर्टिंग टेक्निक कहलाती है। और फ्लो साइटोमेट्री एक अपरेटस होता है जिसके अंदर हम एक एक सेल को 1 बाय 1 करके गिराते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पे हम उनको सेपरेट करते हैं, तो वो फ्लो साइटोमेट्री टेक्निक होती है। तो वहां पे भी हम एक्रिडिन ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में एक और पॉइंट को आप इसमें ऐड कर सकते हैं, दिस इज प्रोपीडियम आयोडाइड। और प्रोपीडियम आयोडाइड एक्चुअल में एक ऑरेंज रेड कलर की डाई है जिसको हम फ्लो साइटोमेट्री में यूज करते हैं। इसके अलावा जो सेल की वाइबिलिटी होती है, कि आपके पास नंबर ऑफ सेल्स हो या सेल्स का एक कोई क्लम्प हो, तो उस क्लम्प के अंदर कौन सी सेल वाइबल हैं, कौन सी सेल नॉन वाइबल हैं, और इसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है जब आपको कल्चर के लिए सेल्स को सेलेक्ट करना हो, सिलेक्शन ऑफ सेल्स फॉर कल्चर, सिलेक्शन ऑफ वाइबल सेल्स अगर आपको करना हो तो वहां पे हम इस डाइस को यूज कर सकते हैं। दिस इज द प्रोपीडियम आयोडाइड। और ऐसे जो सेल साइकिल स्टडीज होते हैं, उन सेल साइकिल स्टडीज में भी इस पर्टिकुलर डाई का अपन इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास और उसमें हमें कुछ विशेष प्रकार की जो डाइस जो कि अपनी खास फीचर्स रखती हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स में जैसे डीएनए को लेकर के हो, आरएनए को लेकर के हो, कंपैरेटिवनेस हो उनकी, या प्रोटीन को लेकर के बाइंड करने वाली हैं, या किसी ऑर्गेनली को लेकर के खास हो, तो ऐसे पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं वो हमें पेपर्स में यहाँ से मिल सकते हैं। तो अपना एक लेवल होना चाहिए, या अपन को ऐसे कुछ चीज़ें हमारे पास रहनी चाहिए कि ऑब्वियसली जब पेपर में, क्योंकि आपके सिलेबस में आरपीएससी ने डाल रखा है, तो सिलेबस में डला हुआ है, तो ऑब्वियसली पेपर में क्वेश्चन, हालांकि लास्ट पेपर्स में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन होगा भी तो वो इथीडियम ब्रोमाइड का ही होगा। और इथीडियम ब्रोमाइड से इंटरकलेशन होता है, इंटरकलेटिंग का हो सकता है ना, या वो फ्रेमशिप म्यूटेशन का हो सकता है। लेकिन हमारे पास अब जो कंटेंट है वो काफ़ी एनर्मस कंटेंट है, तो हम आराम से ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको हम बहुत इजीली कर लेंगे। और दूसरा ये है कि आ, अपनी कोशिश यही है कि अपन चाहते हैं जैसे पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप लोगों को स्ट्रगल नहीं करना पड़े, है ना, बहुत सारी चीज़ों से आपको गो थ्रू नहीं होना पड़े, और एक कलेक्टिव वे के अंदर एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपके पास आ जाएं। और यहाँ पे तो ये जो टॉपिक है ऑलमोस्ट ये मान के चले कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें ट्रबल होती है ना, ये चीज़ें मिल ही नहीं पाती। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जो भी कवर करेंगे क्लासेस के अंदर बहुत ही बेहतरीन स्तर का होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, ताकि आपको भी कम एफर्ट करना पड़े और पेपर्स में अगर कोई भी चीज़ हो तो वो इसमें से मिस नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप इस वीडियो से ज़रूर इन चीज़ों को तैयार कीजिए, होपफुली ये आपके इस एग्ज़ाम में काम आएंगी। ओके, गुड लक।